जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन न्यूज़ भारती फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं। हम इसके पहले न्यूज़ भारती में 4 बार मिले हैं, जहां पर हमने देश की अलग-अलग सुरक्षा के पहलू के ऊपर बातचीत की हुई है। इसके ऊपर आपका जो रिस्पॉन्स है, ये बहुत ही अच्छा रहा हुआ है। आज हम जिस विषय के ऊपर बातचीत करने वाले हैं, वो विषय है कि चाइना और पाकिस्तान ये जो एक एक्सिस बना हुआ है और जो हमारे देश के खिलाफ एक हाइब्रिड वॉर चला रहा है पिछले काफी दिनों से, तो वहां पे अभी जो लेटेस्ट चीजें पिछले हफ्ते में हुई है, इसके ऊपर बात करेंगे। वो सब विषय जिसका असर हमारी देश की सुरक्षा के ऊपर पड़ता है। तो मैं पाकिस्तान और चाइना में जो इम्पोर्टेंट हैपनिंग्स हुई, इनके बारे में तो बातचीत करूंगा ही। इसके सिवाय हम और काफी सारे विषय के ऊपर बातचीत करेंगे, जिसका जो जिसका असर हमारी देश की सुरक्षा के ऊपर होता है। मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूं कि हमारी सुरक्षा काफी बढ़ रही है और चाइना और पाकिस्तान का जो लाइव चैलेंज है, उसे उसके साथ निपटने के लिए हम काफी हद तक तैयार है और हम अच्छी तरह से उसको लपेट भी रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन और बात यह है कि इसे हमने आगे चलाते रहना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई है जिसके अंदर हम सब जो है वो एक सोल्जर है। तो इसलिए हम देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है। सबसे पहले हम आते हैं जो आज 4 इम्पोर्टेंट विषय जिसे हम कवर करेंगे। वो विषय है, सबसे पहले है कि जो अभी लेटेस्ट चाइना और पाकिस्तान चाइना के खिलाफ हमने एक क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन के बारे में बातचीत की है, जो एक अच्छी बात है। तो ये तो अच्छी बात है। इसके सिवाय हमने जो और एक चीज जो जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे, वो है कि आज पाकिस्तान का क्या हालात है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है। इन सब विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो ये देखिए, पहले हम शुरुआत करते हैं अटल टनल से, जिसका उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया था। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो अटल टनल है, मैं इस टनल की बात कर रहा हूं। ये टनल है, ये आप देख रहे हैं कि अंदर जा रहा है। इसके 2 हिस्से हैं, एक ये और एक दो, एक आने के लिए, एक जाने के लिए। और आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन 8 किलोमीटर लंबा इतना टनल है, जिससे हमारा जो जर्नी है लेह के लिए, लद्दाख के लिए, जहां पर प्रेजेंट स्टैंड ऑफ चल रहा है, वो अभी आसान हो गया है। और ये रास्ता 12 महीने खुले रहने की अपेक्षा है। तो चाइना ने एक विधान किया था कि इसके ऊपर हम बॉम्ब डाल के उसको बंद कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। ये टनल बहुत ही माउंटेन्स के अंदर है। कोई भी एयरफोर्स का जो विमान है, इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। दूसरी हम बातचीत लेते हैं पेंगोंग त्सो लेक, जहां पे हमने चाइनीज आर्मी को एक धक्का दिया हुआ है। अभी एक लेटेस्ट पेपर जारी हुआ है चाइनीज आर्मी के बारे में, जिसमें चाइनीज आर्मी के बारे में काफी बातचीत की हुई है। आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ साल पहले चाइनीज आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था और उन्होंने थिएटर कमांड की तरफ अपना प्रवास शुरू किया।
थिएटर कमांड में जो भारत चीन सीमा है ये पूरी एक ही कमांड के नीचे ला गई और 5 रीजनल थिएटर कमांड बनाए गए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके ऊपर कौन अभी राज्य करता है, तो इसके ऊपर जो कंट्रोल है वो शिन जिनपिंग का है, जो चाइनीज प्रेसिडेंट है। एक्चुअली चाइनीज सीसीपी यानी कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, ये इस प्रकार इस पार्टी का एक ऑर्गन माना जाता है पीएलए को। ये चाइना की नेशनल आर्मी नहीं मानी जाती, बल्कि वो पीएलए यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी बोला जाता है। एयरफोर्स को पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स बोला जाता है और नेवी को पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी इस प्रकार से बोला जाता है। ये चाइनीज प्रेसिडेंट सोचते हैं कि ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक एक्सटेंडेड आर्म है। इसके ऊपर पूरा कंट्रोल करने के लिए शिन जिनपिंग ने एक सेंट्रल मिलिट्री कमीशन बनाया है, जिसके अंदर पूरी जो थिएटर कमांड्स है चाइनीज आर्मी के ऊपर, उसमें कंट्रोल जो है वो शिन जिनपिंग का है। अभी देखिए कि ये जो सेंट्रल कमीशन है, इसके चाइनीज पीएलए के चीफ कमांडर इन चीफ शिन जिनपिंग है, चाइनीज प्रेसिडेंट है। जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है उसके भी बॉस वो है। अभी बात यह है कि शिन जिनपिंग को लड़ने का कितना अनुभव है, उन्होंने आर्म फोर्सेस में कोई सर्विस की है क्या, उन्हें टैक्टिकल लेवल के ऊपर, स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर लड़ने का क्या अनुभव है, तो उसका शॉर्ट आंसर है बिल्कुल नहीं। तो ये अभी इसके बॉस बने हुए हैं और जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है उस पे ज्यादा जो जोर है वो पॉलिटिकल लीडरशिप का है। यहाँ पे पहले 11 चाइनीज जनरल्स होते थे, अभी इनकी जो संख्या है ये कम करके हो गई है तकरीबन 7, यानी कि उन्हें कम कर दिया है। और जो चाइनीज पीएलए के जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो चीफ है उनको इसमें शामिल नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि शिन जिनपिंग जो है उन्हें चाइनीज आर्मी नेवी और एयरफोर्स के जो चीफ है उनकी कोई जरूरत नहीं है। शिन जिनपिंग को बहुत ही एम्बिशन है। वो उनकी जो चाइनीज हिस्ट्री है यहाँ पे सबसे बड़े नेता के तौर पे गिने जाना चाहते हैं। अगले साल 2021 के अंदर सीसीपी यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बर्थ को तकरीबन 100 साल होने वाले हैं। तो उस समय वो कोई बड़ी चीज, बड़ा युद्ध करना चाहते हैं जिससे चाइना पूरी दुनिया में एक नंबर 1 सुपर पावर के तौर पे आगे आ जाएगा। तो ये सुपर पावर की जो उनकी एम्बिशन है, ये एम्बिशन ही उनको ड्राइव कर रही है और वो पीएलए आर्मी नेवी एयरफोर्स को इस प्रकार के कॉम्बैट में डाल रही है जिसका उन्हें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके ऊपर लड़ने की उनकी क्षमता नहीं है। रुकावट के लिए माफ करिए, थोड़ी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन शिन जिनपिंग को लड़ने का कोई अनुभव नहीं है, ये मुख्य मुद्दा है। और अभी वो कहाँ पे उनको डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं इंडियन आर्मी के खिलाफ लद्दाख के अंदर। चाइनीज आर्मी का लड़ने का एक्सपीरियंस कितना है, 1978 में चाइनीज आर्मी ने लास्ट वॉर लड़ा था वियतनाम के साथ, जिसमें उनका पराभव हुआ है। चाइना की इकोनॉमी प्रॉस्पर हो रही है, इसलिए वहां पे हायर मिडिल क्लास का जो संख्या है वो काफी बड़ी है। और चाइनीज आर्मी में हर एक चाइनीज सिटीजन को 3 साल नौकरी करना ये कंपलसरी है, यानी कि वो वॉलंटियर आर्मी नहीं है।
इससे ये जो चाइनीज मिडिल क्लास से जो सोल्जर्स आते हैं ये अर्बन बेस्ड होते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो जब उन्हें लड़ाई के लिए डाला गया गलवान में, गलवान की लड़ाई में आपको पता है हमारे 20 सोल्जर्स ने वहां पे अपनी जान दे दी, लेकिन उसमें 100 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स मारे गए हैं। ये बिल्कुल बात सबको साफ है और काफी सारे जख्मी हुए हैं। और रोज ही नजर आता है कि जो लद्दाख का अभी हार्श विंटर शुरू होने वाला है, ठंडी सब जीरो यानी कि माइनस पे चली गई है, तो इन सब से ये जो चाइनीज सोल्जर्स है ये बीमार हो रहे हैं। ये चाइना के लिए अच्छी बात नहीं है, उन्हें स्ट्रेचर के ऊपर नीचे ले जा रहा है। तो ये जो सॉफ्ट चाइनीज आर्मी है क्या इंडियन आर्मी के साथ लड़ाई करेगी? तो उसका शॉर्ट आंसर है अगर वो लड़ाई करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें तकलीफ होने वाली है। इसीलिए आप देखिए तकरीबन 6 महीने हो गए हैं, स्टैंड ऑफ अभी भी चालू है। 50-60 हजार की फौज लद्दाख में चाइना ने लाके रखी है, टैंक्स लाए हैं, तो इसका इस्तेमाल कब करेंगे? 50-60 हजार की आर्मी इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, चाइनीज टैंक्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, चाइनीज आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उनके पास इतने सारे एयरफोर्स के प्लेन है वो केवल शो के लिए है, हेलीकॉप्टर जो है वो केवल चाइनीज आर्मी की कैजुअलिटीज को इवैक्यूएट कर रहे हैं, उनके पास काफी सारी व्हीकल्स है उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यानी कि चाइनीज आर्मी केवल एक शो के मुताबिक दिखाई जा रही है। वो बोलते हैं उनके लड़ने की पद्धत है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मीडिया वॉरफेयर वगैरह वगैरह, लेकिन इसका कोई असर इंडियन आर्मी के ऊपर नहीं हुआ है। और उल्टा उन्होंने 15-16 जून को क्या हुआ वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन अभी ये जो पेंगेंगसो लेक का जो साउथ वाला इलाका है इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। यहाँ पे इंडियन आर्मी ने जाके ये जो सब चीजें नजर आ रही है, हेलमेट टॉप है, .51575 है, ब्लैक टॉप है, यहाँ पे इंडिया का नजर आ रहा है, गुरुंग हिल है, ये सभी को हमने ऑक्यूपाई किया है। यानी कि ये कंप्लीट जो रिज लाइन है ये रिज लाइन ऑक्यूपाई हो गई है। आपको पता है कि जो ऊपर वाला हिस्सा माउंटेन्स का होता है इसे रिज लाइन बोलते हैं, ये रिज लाइन दिखा रहा है मैं आपको, और यहाँ से जो फिंगर्स नीचे जाते हैं इसे फौजी भाषा में स्पर बोला जाता है या फिंगर बोला जाता है। और दो स्पर के बीच में जो नाले जाते हैं, ये देखिए ये स्पर है, ये स्पर है, और इसके बीच में ये नाले है जो नाले का पानी पेंगेंगसो लेक में जाता है। तो ये साउथ ऑफ पेंगेंगसो लेक इंडियन आर्मी ने जो आक्रामक कार्रवाई की इससे उनका भट्टा गुल हो गया है और वो अभी इंडियन आर्मी को पीछे करने में नाकाम, वो अनसक्सेसफुल हुए हैं। कुछ देर पहले एक मीडिया में एक सोशल मीडिया के ऊपर एक क्लिप वायरल हो गया था जिसमें एक बस में चाइनीज सोल्जर्स बैठे थे और ये सोल्जर्स जोर जोर से पूरी बस में बैठ के रो रहे थे क्योंकि उनको बताया गया था उनकी पोस्टिंग इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर हुई है। तो इससे वो काफी डरे हुए थे। यानी कि शिन जिनपिंग या चाइनीज प्रेसिडेंट जो है वो लड़ाई करना चाहेंगे, लेकिन जो चाइनीज सोल्जर्स है वो लड़ाई के लिए डरते हैं। इसलिए 6 महीने से ज्यादा समय होने के बावजूद कोई लड़ाई की हालात नजर नहीं आ रही है, केवल निगोशिएशन चल रही है कि कुछ चाइनीज एजेंट इंडियन मीडिया में आर्टिकल्स लिखते रहते हैं कि चाइना अभी हमला करेगा, तो उनको बोलने का समय आ गया है, बातचीत बंद करो, अगर हिम्मत है तो हमला करके दिखाओ। तो ये जो चाइनीज आर्मी की जो वीकनेसेस है इसके बारे में मैंने बताया। मैं अभी आपको पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। आज पाकिस्तान की जो आर्मी है वो भी वहां पे एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। पाकिस्तान के जो अलग अलग प्रोविंसेस है ये तो आपको पता ही है कि ये बलूचिस्तान है, इसके बाद ये सिंध है, ये इस तरफ जो है ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है और ये बॉर्डर पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ मिली हुई है, ये बॉर्डर इंडिया के साथ मिली हुई है। मैं क्विकली पाकिस्तानी आर्मी के बारे में इतना ही बोलना चाहूंगा कि
इसकी 85% डिप्लॉयमेंट जो इंडियन आर्मी के खिलाफ होती थी, वो अभी कम होके 50% से ज्यादा आर्मी अभी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करने में लगी हुई है। बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर। ये देखिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यहाँ पर है, और आपको पता है ये है पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, 2 दिन पहले की न्यूज है कि उनके खिलाफ एक कंप्लेंट दायर हुआ है कि उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ कंप्लेंट किया था कि ये कुछ काम नहीं करते हैं, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन करते हैं। तो उनके खिलाफ अभी एक मुकदमा चल रहा है। बलूचिस्तान, आपको पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान की जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, पंजाब के अंदर जो सबसे बड़ी पार्टी है वो है पीएमएल, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो नवाज शरीफ की पार्टी है। सिंध में जो बड़ी पार्टी है, ये पार्टी अर्थात है जिनका नाम है बिलावल भुट्टो की यह पार्टी है या आसिफ जरदारी की पार्टी है, उसे पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है। बेनजीर भुट्टो या जुल्फिकार अली भुट्टो या आसिफ जरदारी या अभी बेनजीर के पुत्र बिलावल, ये इनकी यह पार्टी है और ये दो सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। ये सभी अपोजिशन पार्टी अभी यूनाइटेड हो गई है और ये पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है। और ये जो पाकिस्तान के आज की जो सरकार है इमरान खान की, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है, क्योंकि उनका कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी जो अपना काम है ये नहीं करती, बल्कि ये एक काफी करप्ट आर्मी है। मैं पाकिस्तान के आर्मी के बारे में, एक उनकी ऑथर है आयशा सिद्दीकी, उन्होंने एक जो किताब लिखी है उसके रेफरेंस करूंगा। आज पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो आर्थिक ताकत है वो पाकिस्तानी आर्मी है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी अभी बलूचिस्तान के अंदर काफी ह्यूमन राइट्स वायलेशन ये कर रही है। आज हजारों बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो मिसिंग है। इतना ही नहीं तो फाटा और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर भी उनके बहुत ही हेवी हैंडेड ऑपरेशंस शुरू है। सिंध के अंदर जियो सिंध ये मूवमेंट शुरू है। तो इससे पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ काफी सारा अपोजिशन है, जिससे सभी लोग पाकिस्तान के उनके खिलाफ हो रहे हैं। और आज पाकिस्तानी आर्मी खुद के लोगों के ऊपर ही अत्याचार करने में लगी हुई है। कुछ फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं। और पाकिस्तान में जो रेडिकलाइजेशन हुआ है, जिसे तालिबानाइजेशन ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है, ये एक बहुत ही बड़ा खतरा है। और पाकिस्तान के काफी सारे लोग हैं, उनको पता है कि इस रेडिकलाइजेशन का क्या फायदा है। पाकिस्तान के बारे में जब हम बातचीत करते हैं तो वहां पे एक जो पाकिस्तान का बड़ा दहशतवादी गठ है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, इसके बारे में बोलना ये इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान में अलग अलग प्रकार के जो ग्रुप्स है, उसमें से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ये एक दहशतवादी गठ है जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है। और ये जो इथनिक डाइवर्सिटी पाकिस्तान में है, वो पश्तूनी हो या पंजाबी हो या सिंधी हो या बलूची हो, इनकी लैंग्वेजेस अलग अलग है, उनके रहने के तरीके अलग अलग है। बल्कि ये जो पश्तून है या पख्तूनिस्तान के जो लोग हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान उनके लीडर होते थे 47 के पहले, वो हिंदुस्तान में आना चाहते थे। और जब तक सवाल है रिलीजियस कॉम्पोजिशन का, सुन्नी यहाँ पे मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी तो यहाँ पे मुस्लिम्स ही है 97%, लेकिन शिया उसमें से 80% है और 20% आप देखिए यहाँ पे सुन्नी, करेक्शन मैं करता हूँ, ये 80% ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन है और शिया जो है ये 20% है। इसके सिवाय यहाँ पे जो शियास है उनके खिलाफ सुन्नी का बड़ा आंदोलन शुरू हो रहा है। 2-3 दिन पहले इसकी काफी तस्वीरें आई थी, कराची में बड़े मोर्चे निकले थे, कोरोना की या चाइनीज वायरस की परवाह न करते हुए स्ट्रीट्स में हजारों लोग इकट्ठे हो गए थे। तो शिया और सुन्नी के क्लैश में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन वो एक काफी सारा सीरियस इशू है।
और इतना ही नहीं तो ये जो अलग अलग पंथ है, हनाफी स्कूल है, बरेलवी है, देवबंदी है, इटा अशरी है, अंदेली हादित है, बोहराज है, हर उनके प्रॉब्लम जो है ये काफी सारे है। और आज पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान, इस जो सऊदी अरेबिया और जो ईरान की जो लड़ाई है इसके अंदर पाकिस्तान फंसा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ना सऊदी की तरफ जा सकता है ना ईरान की तरफ, क्योंकि ईरान शिया देश है, सऊदी सुन्नी देश है। तो इसके लिए आज कुछ पाकिस्तान में कुछ दहशतवादी गठ है जिसे सिपाही साहिबा वगैरह इसके जो नाम है, इसे अलग अलग लोग फंड करते हैं। किसी को सऊदी अरेबिया फंड करता है, किसी को फंड करता है ईरान। तो इससे पाकिस्तान काफी अलग अलग इसमें अटका हुआ है और इससे जो लेवल ऑफ वायलेंस है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। अगर आप यहाँ देखेंगे कि ये कैजुअलिटीज आपको दिखा रहा है कि दो ये देखिए 2019 के ऊपर हम सीधा आ जाता है जो साल चला गया है, इसमें पाकिस्तान की स्टेट क्या थी? 2400 लोग जो सिविलियंस थे ये मारे गए थे इस साल के अंदर। ये देखिए सिविलियंस यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए थे 655। इसके सिवाय जो दहशतवादी मारे गए थे वो 2000 के ऊपर है। सब मिला के 5300 से ज्यादा लोग मारे गए थे और पिछले कुछ सालों के अंदर ही ये जो संख्या है देखिए ऑन एन एवरेज 5000 से लेकर 6-7 हजार लोग पाकिस्तान में दहशतवादियों के कारण मारे जाते हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी जो है कुछ का अच्छे काम करने के बदले वो उल्टे काम करती है, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत बाद में बात करेंगे। अभी हम आ जाते हैं फिर से एक बार चाइना के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हुई थी जिसे हम क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन के बारे में जानते हैं। 6 और 7 तारीख को, मैं रिपीट करता हूं, 6 और 7 तारीख को 4 अलग अलग देश जापान में मिले थे। ये है जापान, जहां पे जापान के अंदर ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर आए थे। ये है ऑस्ट्रेलिया, इनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे। हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी वहां पे गए थे, जापान के तो वहां पे थे ही। और इसके सिवाय अमेरिका जो मैप के बाहर है ये यहाँ पर आए थे। ये 6 और 7 तारीख को ये फॉरेन मिनिस्टर्स वहां पे मिले, उनके बीच में चर्चा हुई जिसे क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन एग्जैक्टली क्या चीज है उसके बारे में मैं शॉर्ट में बताऊंगा। क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन यानी कि नेवल कोऑपरेशन जो इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, जहां पे उनकी नेवीज अंदर आएगी और नेवीज एक साथ जो कॉमन एनिमी है इस कॉमन एनिमी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये देखिए यहाँ पे हमारा देश है हिंदुस्तान, और ये जो रीजन है ये पूरे रीजन को हम इंडो पैसिफिक बोल सकते हैं। ये है पैसिफिक ओशन, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जापान नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको ताइवान नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया नजर आ रहा है। तो ये पैसिफिक ओशन, ये हो गया पैसिफिक, मैं यहाँ पे पी लिखता हूँ, ये हो गया पैसिफिक। और ये जो नीचे है ये है अर्थात इंडियन ओशन, यहाँ पे मैं ए लिखता हूं। तो ये इंडो पैसिफिक यानी कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को मिलाते हुए, तो ये क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन की बातचीत तो 2007 से शुरू हुई है, लेकिन अभी उसको इम्पेटस कब मिला? जब चाइना ने अपनी आक्रामक कार्रवाई करनी शुरू कर दी और उन्होंने साउथ चाइना समुद्र के अंदर काफी गड़बड़ करनी शुरू कर दी। अब ये देखिए ये है चाइना का कोस्ट लाइन, ये देखिए ये चाइना का कोस्ट लाइन है। अभी आपको जो क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन के बारे में समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज एग्जैक्टली क्या है। ये कन्वेंशन क्या बोलता है? ये कन्वेंशन समुद्र के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय कायदे हैं इसके बारे में बातचीत करता है। एग्जैक्टली ये कायदे क्या है? ये कायदे ये बोलते हैं जिस
देश को समुद्र किनारा है, उनके किनारे के साथ का जो समुंदर है उसमें से कुछ हिस्सा ये उनका हो सकता है, यानी कि ये हमारा समुंदर किनारा है इंडिया का। तो हमें जो हमारे साथ वाला समुंदर है, तकरीबन 200 नॉटिकल माइल का जो समुंदर है, जो हमारे कोस्ट लाइन से दूर है, इसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। और इस समुंदर के अंदर कोई भी चीज मिलती है, वो गैस है, तेल है, पेट्रोलियम है, डीजल है, रॉ मिनरल है, तो ये हमारी है। मच्छी तो है ही, ये सब हमारी है। और इतना ही नहीं, तो इसके सिवाय जो बाकी का समुंदर है, ये पूरी दुनिया का है, पूरी ह्यूमन रेस का है। यानी कि दुनिया के हर एक देश को समुंदर के अंदर से जाने के लिए परमिशन है। इसे फ्रीडम ऑफ सीज के तौर पे बोला जाता है। यानी कि अभी हमारे देश का जो कायदा है, इंडियन पीनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ये कहाँ तक लागू है? ये जो हमारे देश के कायदे हैं, हमारे किनारे से केवल 12 नॉटिकल माइल तक ही लागू है। इसके बाद सभी को समुद्र के अंदर फ्री पैसेज अलाउड है। यानी कि अगर चाइना का तेल यहाँ से निकलता है और ये तेल यहाँ से पूरा इसके बीच में से यहाँ से निकलते हुए यहाँ चाइना में जाता है, तो ये समुद्र से जा सकता है, जा सकता है। चाइना का काफी ट्रेड है यूरोप के साथ, ये सुएज कैनाल से निकलते हुए, गल्फ ऑफ एडन से निकलते हुए यहाँ आ जाता है, जा सकता है, जा सकता है। तो इसी प्रकार से जो बाकी देश है वो भी यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। लेकिन अभी आप ये केयरफुली देखिए, ये जो एरिया है इसे साउथ चाइना सी के नाम से बोला जाता है। ये साउथ चाइना सी अगर आप पढ़ रहे होंगे तो ये साउथ चाइना समुंदर है। अभी इसमें से केवल 200 माइल तक चाइना का समुंदर हो सकता है। बाकी जहां जहां पे जिस देश की जमीन है, यानी कि थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, फिलीपींस है, तो ये समुंदर 200 नॉटिकल माइल तक उनका भी है। और जो बीच में किसी के बीच में नहीं आता है, वो पूरी दुनिया का है, पूरी ह्यूमन रेस का है। लेकिन चाइना बोलता है नहीं, हम दादा है, ये पूरा समुंदर हमारा है। और अगर आपने साउथ चाइना समुंदर से जाना है तो आपको हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी, जो यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ सीज के खिलाफ है। इतना ही नहीं, तो ये जो जापान के साथ जो सी ऑफ जापान है, यहाँ पे एक सेनकाकू आइलैंड है, शायद मैं आगे दिखा दूंगा। चाइना बोलता है ये हमारा है। येलो सी जो है ये बोलता है ये भी हमारा है। ये ताइवान के बीच पे जो स्ट्रेट है, बोलते ये भी हमारी है। यानी कि चाइना ने पूरी साउथ चाइना समुंदर, येलो सी, ईस्ट चाइना सी, सी ऑफ जापान में अपना मालकी हक बताना शुरू कर दिया है। तो क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन में अभी ये जो 4 अलग अलग देश है, कोई भी देश, एक देश चाइना की जो मिलिट्री माइट है उसे मैच नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप इकट्ठे हो जाते हैं तो आपकी ताकत इकट्ठी हो जाती है और चाइना को आप लेसन सिखा सकते हैं। तो अभी ये चारों देश तो इकट्ठे हो ही गए हैं जिसमें नेवल कोऑपरेशन होगा। लेकिन इतना ही नहीं, तो इसके सिवाय यहाँ पे और एक चीज होगी, वो ये कि ये देश एक दूसरे के जो बेसिस है वहां जाके अपनी नेवीज को रिफ्यूल कर सकते हैं, उनको एम्यूनिशन दे सकते हैं लड़ाई के समय। यानी कि इंडियन नेवी जो है, अगर उनको चाहे तो ऑस्ट्रेलियन नेवी के जितने भी बेसिस है यहाँ पे रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। जापान के कोई भी एरिया से रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। इसके सिवाय ये जो यहाँ पे अमेरिका का जो बेसिस यहाँ पर है, दिगो गार्सिया वगैरह जो जगह है वहां पर है, यहाँ पे हम कर सकते हैं। यानी कि एक दूसरे की नेवी का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दूसरे के इंटेलिजेंस का मदद कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एक दूसरे के बीच में कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो फ्री पैसेज के लिए एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, तो ये जो साउथ ईस्ट एशिया के जो देश है, इन्हें भी हम साथ में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बात यह है कि ये सभी देश, लाओस हो, थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, वियतनाम हो, बिल्कुल तंग हो गए हैं। तो इन्हें भी हम इस क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन के अंदर लाना चाहते हैं। और ये एग्रीमेंट
लिखित तो नहीं हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से चाइना ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि आप ये क्यों कर रहे हैं, हमारे खिलाफ ये कर रहे हैं, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला पहली बार इतिहास में ये देश जापान में मिले थे और उन्होंने चाइना के खिलाफ ये अलायंस मोरलेस फॉर्मलाइज किया हुआ है। ऑफिशियली ये साइन नहीं हुआ है, लेकिन अनऑफिशियली ये कोऑपरेशन शुरू हुआ है। इतना ही नहीं, तो हमारी जो नेवी है उन्होंने काफी सारा नेवल कोऑपरेशन जो है यहाँ पे शुरू किया है। इसमें मैं दो कोऑपरेशन के बारे में बातचीत करना चाहूंगा। एक, हम एक्सरसाइज मिलान नाम की एक्सरसाइज तैयार करते थे, जो हमारा जो ये जो एरिया है, जिसे आपको पता है अंडमान निकोबार आइलैंड, इसके अंदर हम आसपास की जो नेवीज थे उनके साथ कोऑपरेशन के लिए एक्सरसाइज करते थे। अभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने भी आना शुरू कर दिया है। इसके बाद हम एक एक्सरसाइज मलबार नाम की और एक एक्सरसाइज करते थे। इसमें हम पहले डरते थे ऑस्ट्रेलिया को लाने के लिए, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलियन नेवी भी खुल्लम खुल्ला आ रही है और अभी जापानीज नेवी भी यहाँ पे आना शुरू करेगी। जब ये सभी नेवीज एक दूसरे से मिलाप करती है, तो जब लड़ाई होती है तो एक दूसरे के साथ मदद करना इनके लिए आसान होगा। तो क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन जो है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलायंस है। कुछ एक्सपर्ट्स इसे एशिया का नाटो का वर्जन बोलते हैं। नाटो यानी कि आपको पता होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया दो कैंप में डिवाइड हो गई थी। एक वेस्टर्न पावर्स, जो नाटो के अलायंस हुआ था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें यूरोप था, उसमें अमेरिका था, उसमें काफी सारे देश थे। और सोवियत यूनियन के जो देश थे वो वार्सा पैक्ट के नीचे इकट्ठे हो गए थे। लेकिन अभी सोवियत यूनियन ही बाद में टूट गया, तो अभी नाटो का ही कोई खास महत्व नहीं रहा है, क्योंकि काफी सारे देश ही नाटो में शामिल हो गए। यूरोप के खास तो जर्मनी में यूनिफिकेशन हो गया, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी में मिल गई वगैरह। तो अभी वहां पे कोई ये नहीं है। लेकिन ये नाटो ने पीस जिस प्रकार से प्रिजर्व की थी, उसी प्रकार से क्या चाइना के खिलाफ नाटो की जरूरत है, एशियन नाटो की? तो कुछ हद तक जरूर है। तो इससे चाइना को एक बहुत बड़ा इशारा मिला हुआ है, जिसके बारे में हम और आगे भी बात करेंगे। तो नाटो क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। और इसके अंदर आपने एक चीज जो समझ में आनी चाहिए, वो चीज ये है कि इसके अंदर जो चाइना है, वो चाइना के खिलाफ केवल नेवल कोऑपरेशन ही नहीं हो रहा है, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ही नहीं हो रहा है, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन ही नहीं हो रहा है, बल्कि टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन भी हो रहा है। अभी आपको पता है कि चाइना की एक बड़ी कंपनी है, 5G कंपनी, जिसे हुआई के नाम से बोला जाता है, वो 5G की सबसे बड़ी कंपनी है। अभी इंडिया ने अभी तक तो उसे बैन नहीं किया है, अमेरिका ने उनको पहले ही बैन किया है। जापान उनके साथ कोऑपरेशन नहीं करना चाहती है, क्योंकि चाइना इस कंपनी का इस्तेमाल करते हुए, चाइनीज सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए, चाइनीज ऐप्स का इस्तेमाल करते हुए डेटा की बड़ी चोरी कर रहा है, जिसमें 10,000 से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडियंस का वो डेटा चुरा रहा था। इसके बारे में मैंने कुछ हफ्ते पहले जरूर बातचीत की थी। तो अभी 5G की जो टेक्नोलॉजी है, उसके साथ ये चारों देश एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करने वाले हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो आज मैंने जो 3-4 इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर बात की, वो आपके सामने है। मैंने आपको क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन के बारे में बताया, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देश और 4 इंपॉर्टेंट देश इकट्ठे हो गए। और मैंने बाद में चाइनीज प्राइम मिनिस्टर और उसके खिलाफ चाइनीज आर्मी कैसे उल्टी जा रही है, इसके बारे में बताया। उसमें मैं 2 चीज बताना चाहूंगा। जब गलवान में हमारे सोल्जर्स का डेथ हुआ, तो हमारे सोल्जर्स को हमने अच्छी तरह से उनको नेशनल रिकॉग्निशन दिया। उनकी जो लास्ट राइट्स हुई, उसे वो फुल मीडिया ग्लेयर के अंदर वो हुआ। हमारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स और आर्मी ने उनको बड़ा मान सम्मान दिया। लेकिन जो चाइनीज सोल्जर जो मारे गए, 100 से ज्यादा थे, उनको चुपचाप से दफनाया गया, जिससे चाइना का जो सोशल मीडिया है, इसके ऊपर चाइना के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ काफी एंगर है कि भाई, सोल्जर जब लड़ाई में जाता है तो उसके जो लास्ट राइट्स होते हैं वो अच्छी तरह से होने चाहिए, लेकिन वो नहीं हुए थे। तो इसलिए सभी चाइनीज आर्मी के जो वेटरन्स है, यानी कि उनके जो
रिटायर्ड सोल्जर्स के, जिनकी संख्या 70-80 लाख से भी ज्यादा होगी, वो बहुत ही नाखुश है। और ये इस प्रकार के वीडियोस वहां पे वायरल हो गए कि आप हमें क्यों नहीं जो मिलिट्री ऑनर्स इंडियन आर्मी को मिले हुए हैं, वो आप हमें क्यों नहीं देते। अभी मैं पाकिस्तानी आर्मी के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। पाकिस्तानी आर्मी मिलिट्री इनसाइड पाकिस्तान मिलिट्री इकोनॉमी, ये एक आयशा सिद्दीकी नाम के पाकिस्तान के पत्रकार है, ये उनकी किताब है। और इस किताब की लेटेस्ट अपडेट भी आपको, अगर आप ये नाम डालेंगे गूगल में तो आपको ये मिल जाएगा। तो इसमें, इस किताब के अंदर आयशा सिद्दीकी ने पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी इकोनॉमी को किस प्रकार से लूट रही है, इसके बारे में बातचीत की हुई है। उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान मिलिट्री का जो शेयर है वो ऑलमोस्ट 200 बिलियंस इतना है। और इसके सिवाय आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो लैंड ओनर्स है, 11.58 मिलियन एकर्स, ये जो है ये पाकिस्तानी आर्मी है। और पाकिस्तान में कोई भी सेक्टर नहीं है जिसमें पाकिस्तानी आर्मी इन्वॉल्व नहीं है। बिजनेस एक्टिविटीज है, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज है, इसमें सिविलियन के काफी कॉम्पिटिशन वो करना नहीं चाहते हैं। और ये एक एक्सट्रीमली इनएफिशिएंट आर्मी उनकी बिजनेस रिलेशनशिप है। अभी पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी इकोनॉमी को लूट रही है, तो उससे हमने क्या लेना है। इसका हमारे देश के ऊपर, यानी इंडिया के ऊपर क्या असर हो रहा है। वो वहां पे करप्शन कर रहे हैं तो उसके ऊपर क्या असर होता है। कुछ देर पहले की बात है कि इमरान खान के सबसे बड़े पास के दोस्त थे लेफ्टिनेंट जनरल जिनके करप्शन, लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा, जिनके करप्शन के बारे में काफी सारी बातचीत हो रही है। तो इससे हमने क्या लेना है। इससे हमने ये लेना है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसे इनएफिशिएंट है, पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसे ही डोलड्रम है। जब करप्ट मिलिट्री ऑफिसर्स उसके ऊपर कुछ करते हैं तो इकोनॉमी और इनएफिशिएंट हो जाती है। इतना ही नहीं, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये पाकिस्तानी न्यूज़पेपर में आई है। आज जो पाकिस्तान का जो बजट है, पाकिस्तान का जो आर्थिक बजट है, उसके अंदर आज देखेंगे तो जो उनका जो मिलिट्री बजट है, तो अगर आप पाकिस्तान का मिलिट्री बजट और पाकिस्तान ने जो लोन्स लेके रखे हुए हैं अलग अलग लोगों से, उसे वापस करने के लिए जो पैसा देना पड़ता है, इन दोनों की टोटल करोगे तो ये टोटल पाकिस्तान की आर्थिक बजट से ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान की आर्मी को जिंदा रखा जा रहा है लोन्स लेके। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया का मोस्ट लोन अफेक्टेड कंट्री है। कितनी साल ये चलाएगा। अर्थात उनको कुछ ओआईसी के कंट्रीज मदद कर रहे हैं, कुछ सऊदी अरेबिया का भी मदद करता है, काफी बार वर्ल्ड बैंक उनको मदद करती है, आईएमएफ मदद करती है। लेकिन उनकी इकोनॉमिक हालात इतनी खराब है तो ये कितनी साल जिंदा रखेंगे। क्या चाइना उनको मदद कर पाएगा। तो ये मदद करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि आज जो चाइना की इकोनॉमी है इसमें ही हालात बहुत खराब है। लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तान की हमारे खिलाफ कार्रवाई करने की जो कैपेसिटी है ये कम नहीं हो रही है। अगर आप देखेंगे इंडो पाक जो बॉर्डर है, खास तो जो बॉर्डर लगा हुआ है कश्मीर के साथ, जिसे हम एलओसी बोल सकते हैं, यहाँ पे रोजी फायरिंग होती है। परसों की ही बात है, हमने हमारे 3 सोल्जर्स ने जान दी कृष्णा घाटी के अंदर, कुपवाड़ा के अंदर। अर्थात हमने पाकिस्तानी आर्मी का भी काफी नुकसान किया है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी की हालात खराब है, इसके बारे में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। तो ये जो पाकिस्तानी आर्मी की हालात जो खराब है, पाकिस्तानी आर्मी का ये जो बृहदवाक्य है, ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स, लेकिन ये बाद में बदली हुआ है। अभी इसमें जो अलग अलग चीजें हैं, पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था आईएसआई है, वो अभी बोलती है ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 एजिटेशंस, ब्लीडिंग इंडिया बाय 10,000 एक्टिविस्ट, ब्लीडिंग इंडिया बाय 10,000 एनजीओज। तो ये एनजीओज किस प्रकार से काम करते हैं,
इसके बारे में मैं बात अगले अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर करूंगा, क्योंकि बातचीत करने के लिए बहुत है। दहशतवाद को बढ़ाने में पाकिस्तान को ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल रही है। इसके सिवाय हमारी जो टेररिज्म को जो सपोर्ट है देने के बावजूद कश्मीर में जो गड़बड़ है ये कम ही हो रही है। पाकिस्तान की जो जिहाद फैक्ट्री है उसके लिए उन्हें दहशतवादी पूरी संख्या में नहीं मिल रहे हैं। जो इन्फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं हमारे देश में, उन्हें उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है। देखिए कि ट्रेनिंग होने के बाद वो दहशतवादियों को जो हमारे कश्मीर में भेजना चाहते हैं, उसमें से 95% जो दहशतवादी है वो सीमा के ऊपर ही मारे जा रहे हैं। और आज के हालात ये है कि पाकिस्तान को जो दहशतवादी चाहिए, पूरे दहशतवाद को पुनर्जीवित करने के लिए कश्मीर वैली में रिक्रूटमेंट रैली है, फंडिंग है, मोटिवेशन है, रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन है, उसके बाद रात के समय उनको अंदर भेजना है, लेकिन इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है। तो इसके कारण जो लेवल ऑफ वायलेंस जो कश्मीर वैली में है ये बहुत ही कम हो रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन आज पाकिस्तान की मदद से और चाइना की मदद से जो नॉर्थ ईस्ट में जो हमारी इंसर्जेंसी होती थी उसे रीएक्टिवेट करने का कोशिश चाइना कर रहा है। ये जो अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है यहाँ पे चाइना की बॉर्डर ऊपर शुरू होती है। 4 दिन पहले की बात है, एक आसाम राइफल के सोल्जर के ऊपर एक नागा बंडखोर ग्रुप NSCN IM इन्होंने NSCN के मेरे ख्याल से उन्होंने हमला किया, जिसमें हमारा एक सोल्जर का डेथ हो गया। तो ये इसके ऊपर हमें चाइना की ये कोशिश तो जारी रहेगी। इसके सिवाय जो इन्फिल्ट्रेशन बांग्लादेश घुसखोरी जो हो रही है इसके ऊपर हमें नजर रखना पड़ेगा। खास तो जो वेस्ट बंगाल का जो एरिया है यहाँ पे अनअबेटेड इन्फिल्ट्रेशन जारी है, इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में उनको सपोर्ट मिलता है। वहाँ पे काफ़ी सारे उल्टे सुलटे काम हो रहे हैं। अभी वहाँ पे इलेक्शन होने वाला है अगले साल मेरे ख्याल से, तो उसके अंदर वेस्ट बंगाल का जो धोखा है ये हमें बहुत है। तो अभी आगे क्या होगा इसके बारे में हम बातचीत करते रहेंगे। पाकिस्तान तो हमारा दोस्त बनने का कोई सवाल ही नहीं है। चाइना के साथ भी दोस्ती बहुत ही बड़ी मुश्किल लग रही है। जो न्यूक्लियर वेपन्स की बात कभी-कभी चाइना और पाकिस्तान करते रहते हैं, ये एक मोर और लेस पेपर टाइगर है। लेकिन एक बात सही है, बिल्कुल याद में होनी चाहिए, कुछ हमारे ही चाइनीज हमारे मीडिया में कुछ पेड एजेंट्स हैं चाइना के और पाकिस्तान के, वो बोलना चाहते हैं कि चाइना के पास बहुत न्यूक्लियर वेपन्स है, पाकिस्तान के साथ बहुत ही न्यूक्लियर वेपन्स है। चाइना के को मदद करने के लिए पाकिस्तान भी लड़ाई करने के लिए शुरुआत करेगा, लेकिन ये होना मोर और लेस इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर लड़ाई हो जाती है तो पाकिस्तान और चाइनीज आर्मी को इतना तकलीफ होने वाली है कि वो कभी करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि देखो मार्च 5 से ये सब मई 5 से ये चाइना लद्दाख का स्टैंड ऑफ शुरू हो गया है, लेकिन चाइनीज आर्मी की अभी तक हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने केवल ड्रामा किया है, उन्होंने केवल वीडियोस जारी की है, उन्होंने केवल आर्टिकल्स लिखे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करते रहेंगे, हम वो करते रहेंगे। लेकिन चाइनीज आर्मी की इंडियन आर्मी के बैटल हार्ड सोल्जर्स के साथ लड़ने की हिम्मत नहीं है। यही पिछले 6 महीने का जो चल रहा है ये दिखाता है। लेकिन क्या चलेगा? ये चलेगा तो यही है कि जो दहशतवाद जो है उसको एक्टिवेट करने की कोशिश पाकिस्तान भी करेगा और चाइना भी करेगा। और इसके जो रूट जो कोवर्ट ऑफेंसिव मेथड्स है ये इसका इस्तेमाल करता रहेगा। चाइना के अभी कुछ एजेंट्स म्यांमार के अंदर भी हमारे खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। तो चाइना और पाकिस्तान का जो नेक्सस है ये उल्टे सुल्टे काम करेगा, तो हमारी जो इकोनॉमी है हमें उसे इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। देश की जो सिक्योरिटी है उसे और मजबूत करना पड़ेगा। अभी तक हमने चाइना के साथ जो इकोनॉमिक वॉर चल रहा है हमारा, इसमें काफ़ी सारी राउंड्स हमने जीते हैं। चाइनीज़ ऐप्स को हमने बैन किया है, चाइनीज़ सॉफ्टवेयर को बैन किया है, चाइनीज़ हार्डवेयर के ऊपर बैन डाला है। 27% चाइनीज़ का जो इकोनॉमिक हमें एक्सपोर्ट्स होता था वो कम हो गया है। लेकिन लड़ाई जारी है,
दिवाली दशहरा आने वाला है, चाइना के ऊपर पूरा बॉयकॉट डालो, यही मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन क्या है? तो ये माना जाता है कि कुछ साल का सवाल है, बलूचिस्तान ये अलग देश बनने वाला है, सिंध ये एक अलग देश बनने वाला है, पंजाब ये बचा हुआ पाकिस्तान रहेगा। ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है, ये पूरा अफगानिस्तान के साथ मिल सकता है और पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है इंक्लूडिंग गिलगिट बाल्टिस्तान, ये हमारे कश्मीर के साथ जोड़े जा सकते हैं। ये इस प्रकार की खबर आ रही है। तो क्या ये होगा? ये आने वाला समय ही बताएगा। चाइना के साथ हम हमारी देश की रक्षा करने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। तो मुझे भरोसा है कि ये जो सब चीज़ ये बिल्कुल